हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आईआर स्पेक्ट्रम को। फैक्टर्स अफेक्टिंग आईआर स्पेक्ट्रम, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे आईआर पीक्स वगैरह देखी थी, समझाया था मैंने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। आपको किसी भी दो कंपाउंड्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आज हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे पहले मैं आपको नेम बताती हूँ इसके, उसके बाद एक को डिटेल में लेके चलेंगे। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा आईआर स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रोस्कोपी को या आईआर पीक्स को इफेक्ट करता है। कैसे करेगा देखेंगे अभी। दूसरा है रेजोनेंस अनुनाद, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। थर्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको केवल कहा था कि अभी इसको केवल ऐसे समझ लो कि इंडक्टिव इफेक्ट आईआर स्पेक्ट्रा को इफेक्ट करता है। मैंने बताया था, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसका, वहां पे इसको डिटेल से डिस्कस करूंगी, ठीक है। एच बॉन्डिंग हमारा जो है आईआर स्पेक्ट्रा को इफेक्ट करता है। फोर्थ है फील्ड इफेक्ट। इसको एक और नाम है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। एंड लास्ट फिफ्थ है हमारा स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन बोल सकते हैं इसको, एंगल स्ट्रेन, क्लियर। तो ये पांच जो हमारे फैक्टर्स हैं वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अफेक्ट करते हैं। कैसे, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी पीक्स आती है मान लीजिए 1700 सेंटीमीटर इनवर्स सपोज, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर ग्रुप लगा देंगे हम CH3 जैसे लगा देंगे, तो अब क्या होगा, अब ये पीक 1700 से कम पड़ जाएगी या 1700 पर ही आएगी या 1700 से अप हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम इन टॉपिक्स के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि अगर मान लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो आईआर पीक या आईआर स्पेक्ट्रा अप होगा या डाउन पे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा। आई बात समझ में। तो एक ही टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट हमारा रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देती हूं। एक चीज याद रखो आप, जैसे मान लीजिए ए सिंगल बॉन्ड बी, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आईआर स्पेक्ट्रा या आईआर पीक्स का क्या मतलब है, ए बॉन्ड बी है। अब मुझे क्या करना है, इस बॉन्ड को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग बेंडिंग पढ़ते हैं आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अब मुझे इस बॉन्ड को स्ट्रेच करना है, ठीक है। अब स्ट्रेच कब, इजीली स्ट्रेच कब होगा, जब ये बॉन्ड वीक होगा। जब ये बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, तो इजीली स्ट्रेच हो जाएगा, इजीली खिंच जाएगा, ठीक है। मतलब कम मेहनत लगानी पड़ेगी, कम मेहनत की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी मुझे कम देनी पड़ेगी। यानी कि वीक अगर बॉन्ड है तो एनर्जी क्या होगी, लोअर, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आईआर फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी, आईआर फ्रीक्वेंसी लोअर हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई। और अगर ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आसानी से नहीं खींचेगा। तो मुझे ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके लिए। और मेरी जो आईआर स्पेक्ट्रा है या आईआर पीक है या आईआर फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी अगर ज्यादा देनी पड़ रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अगर एनर्जी कम देंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, ओके। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं बात करूं ए डबल बॉन्ड बी और ए सिंगल बॉन्ड बी, ठीक है। अब मुझे बताइए सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ये स्ट्रांग होता है और ये वीक होता है क्योंकि डबल बॉन्ड है इसकी, ठीक है। तो अब चूंकि ए डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रांग, इससे तो स्ट्रांग है। यहां तो मुझे एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, एक ही बॉन्ड खींचना पड़ रहा है। अब यहाँ पर मुझे दो बॉन्ड एक साथ खींचने पड़ रहे हैं, मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा एनर्जी का मतलब एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी, मुझे इस बॉन्ड को खींचने के लिए एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि अगर बॉन्ड वीक है तो कम एनर्जी से ही वो स्ट्रेच हो जाएगा, और कम एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे, बस ये दिमाग में रखना कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अगर रख लिया तो सारे आपके पॉइंट्स क्लियर है। इंडक्टिव इफेक्ट, आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन देते हैं, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, मतलब अभी
डिटेल में नहीं बता रही, थोड़ा सा बता रही हूँ। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं प्लस आई इफेक्ट। जैसे ऑल एल्काइल ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप है वो सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन कैसे माइनस आई इफेक्ट कौन लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए मैं तो एग्जांपल लिख रही हूं, CH3 C डबल बॉन्ड लो Cl, ओके। और दूसरा एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड लो CH3, क्लियर। अब ये CH3 चलो यहां इसको छोड़ो, ये यहां कुछ नहीं, चलो CO तो सेम है ना, इधर मैंने Cl लगा दिया और इधर CH3 लगा दिया। अब आपको पता है Cl जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। और ये CH3 जो है वो एल्काइल ग्रुप है, और कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसको ये डोनेट करेगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये माइनस आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, ठीक है। और ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। कैसा हो गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं, कि ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए CH3 से, और इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, अब ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है और पाई बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो जैसे इसको मौका मिलेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब मुझे ये बताइए, दोनों में ये कंपेयर करके बताइए कि कौन सा वाला ऑक्सीजन, ये वाला या ये वाला, कौन सा वाला ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इजीली ले सकता है, ठीक है। देखिए इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन खूब है, आराम से दे देगा ये ऑक्सीजन को, ठीक है। जबकि इस वाले कार्बन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब चूंकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा इजीली, लेकर तो जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना इजीली नहीं ले जाएगा। जबकि यहाँ पे आराम से या इजीली इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे O के पास जा रहा है, क्योंकि इसके पास पहले से खूब सारे, ज्यादा प्रतिरोध या रेजिस्ट नहीं करेगा, ज्यादा आनाकानी नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन देने में, नॉर्मल लैंग्वेज में आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसके पास है इलेक्ट्रॉन, ये दे रहा है इसको, तो ये क्या होगा, ये, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। प्लस माइनस तो खैर हमें कोई मतलब नहीं, फिलहाल ये यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब अगर मैं कहूं कि न्यू CO का मतलब समझिए, CO की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति या IR स्पेक्ट्रा में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इस वाले CO की ज्यादा आएगी या इस वाले CO की ज्यादा आएगी। अब आप खुद सोचिए, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस करके सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसमें इस वाले CO में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, इस वाले CO में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। ऑब्वियस इस वाले CO में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर जा रहा है, इजीली यहाँ पर नहीं लेकर जा पाएगा। तो कंपेयर अगर करें तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इस बॉन्ड में यहाँ पे ज्यादा होगा। और आपको पता, मैंने अभी A डबल बॉन्ड B के एग्जांपल से समझाया था, A डबल बॉन्ड B और A सिंगल बॉन्ड B, अगर इसको स्ट्रेच करें तो इजीली स्ट्रेच हो जाता है और कम मेहनत लगती है, न्यू CO डिक्रीज्ड, न्यू C डबल बॉन्ड O कम डिक्रीज्ड। और अगर A डबल बॉन्ड B की बात करें, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड को इजीली स्ट्रेच आप नहीं कर पाओगे और हमारा एनर्जी ज्यादा लगेगी उसकी, और न्यू CO क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड। तो न्यू CO की बात करें तो इसकी इंक्रीज होगी और इसकी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यानी कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि अगर प्लस आई इफेक्ट कोई लगा रहा है ग्रुप, तो उसकी न्यू CO क्या होगी, उस न्यू CO उसकी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगी, इजीली स्ट्रेच हो जाएगा बॉन्ड। जबकि अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहा तो न्यू CO उसकी इंक्रीज हो जाएगी माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। तो हम कैसे, अगर प्लस आई इफेक्ट कोई लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट कोई लगा रहा है, तो उसकी न्यू CO क्या हो जाएगी, न्यू CO
डिक्रीज हो जाएगी, और अगर कोई माइनस का इफेक्ट लगाता है तो उसकी न्यू CO क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आपसे कहे कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए न्यू CO की, न्यू CO की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए यहां पे ये भी प्लस आई लगा रहा है और ये भी प्लस आई लगा रहा है, दो प्लस आई लग रहे हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, तो इजीली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को लेके चला जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा हुए, तो इसको इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं आप लोग, और इसके स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी और न्यू CO क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो 3, 2, 1, 3 की न्यू CO सबसे कम, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 की न्यू CO सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है अपने को, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। सबसे कम इसकी होगी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, उसके बाद यहाँ पे A ग्रुप प्लस आई लगा रहा है और H का नॉर्मल है, और यहाँ पे कोई प्लस आई नहीं लगा रहा, तो इसकी सबसे ज्यादा न्यू CO होगी। आगे बात समझ में, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर देना, ठीक है। दूसरा देखिए रेजोनेंस, 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 रेजोनेंस का क्या इफेक्ट होगा IR फ्रीक्वेंसी के ऊपर। देखिए अगर मैं एग्जांपल लूं CH2OH, ये दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, ठीक है, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड या लोन पेयर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पर, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस एब्सेंट। लेकिन यहां देखिए ये यहां जाएगा और ये इधर चला जाएगा, रेजोनेंस पाया जाएगा इसके अंदर, रेजोनेंस प्रेजेंट। अब क्या होगा रेजोनेंस, देखिए रेजोनेंस प्रेजेंट, ओके। देखिए यहां पे रेजोनेंस नहीं है तो इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन, अब इस पर रेजोनेंस अगर हुआ तो क्या बनेगा, देखिए C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O H और ऊपर पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए आप लोग दो चीजें, एक तो ये और एक, रेजोनेंस जब हुआ तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है, और इसके बीच में क्या, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि OH फ्रीक्वेंसी, OH फ्रीक्वेंसी, ठीक है, OH फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, तो OH की बात करते हैं, OH की बात करते हैं। यहां पे OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जबकि यहां पे OH डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, यानी कि अगर इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे इस बॉन्ड के अंदर। तो आपको पता है डबल बॉन्ड को खींचना मुश्किल है, ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, मतलब IR फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर OH फ्रीक्वेंसी की बात करें तो OH IR फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी वाली इसकी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मोर OH न्यू OH, फ्रीक्वेंसी की जगह न्यू OH भी लिख सकते हैं, न्यू, सीधा काम चल जाएगा, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी लेस, OH फ्रीक्वेंसी इसकी कम क्योंकि बॉन्ड इजीली स्ट्रेच, जबकि इसकी ज्यादा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आई बात समझ में आता है। दूसरा देखिए अगर CO की बात करते हैं, अगर CO की बात करते हैं, ठीक है, तो CO न्यू CO की बात करें, न्यू CO, तो इसकी कम होगी कि ज्यादा होगी, देखिए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, ठीक है, इजीली स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, तो न्यू CO इसकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि अगर OH की बात करें, रेजोनेंस के कारण OH की बात करें तो न्यू CO इंक्रीज होगी इसकी, और यहाँ पे यानी कह सकते हैं कि अगर रेजोनेंस अगर हो रहा है उसके अंदर किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो जहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा आ जाएगा रेजोनेंस करने के बाद, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जहां पे आ जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O NH2, इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा, पूरा अच्छे से डिटेल किया था, कार्बन से क्वेश्चन आता है, बताया था मैंने आपको। तो इसकी आती है 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, ठीक है, और इसकी आती है लगभग 1750 सेंटीमीटर इनवर्स लगभग, ठीक है। क्यों ये कम क्यों है, ये ज्यादा क्यों है, ठीक है। देखिए रेजोनेंस यहां पर भी है और रेजोनेंस यहां
ठीक है, बताइए फटाफट जल्दी बताइए कि इसमें ज्यादा क्यों होगा रेजोनेंस? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसके पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इजीली इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ठीक है, जबकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो मोर रेजोनेंस, ठीक है। अगर ज्यादा रेजोनेंस होगा, मैं ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी है वो न्यू CO की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, ये वाला C। तो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होगा तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसके अंदर ज्यादा होंगे, ठीक है, और इसके अंदर CO के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम होंगे क्योंकि रेजोनेंस कम होगा। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेच हो जाएगा इजीली बॉन्ड, और यहाँ की इसकी जो IR फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? कम पर आएगी। एग्जाम्पल है, मुझे आप बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी कम पर आएगी और किसकी ज्यादा पर आएगी? देखिए CO फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए पीएच मतलब फिनाइल, बेंजीन लगा हुआ है दोनों तरफ, ठीक है, तो रेजोनेंस यहाँ पर भी रेजोनेंस, बट यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस और नो रेजोनेंस, ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं है यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो इसकी पीक कम पर आएगी और इसकी पीक ज्यादा पर आएगी। तो इसकी लगभग 1717 सेंटीमीटर इनवर्स और इसकी लगभग 1675 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप दिमाग लगाओगे या आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, तो आई इफेक्ट नहीं देखेंगे क्या? ठीक है, तो याद रखना जब भी आर इफेक्ट और आई इफेक्ट दोनों किसी भी कंपाउंड में या किसी भी क्वेश्चन में लग रहे हैं तो रेजोनेंस वाला उसको डोमिनेट मानना, ठीक है। अब यहाँ पे आई इफेक्ट लग रहा है लगने में, तो लेकिन जब रेजोनेंस लग गया तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई को नहीं देखेंगे। अगर रेजोनेंस प्रेजेंट है उसके अंदर, अगर आई है तब तो ठीक है, अगर रेजोनेंस हो रहा है और इसके अंदर रेजोनेंस लगा, इसके अंदर आई लगा, तो हम किसको डोमिनेट करेंगे? रेजोनेंस को। आई है H बॉन्डिंग, देखिए H बॉन्डिंग का आईआर फ्रीक्वेंसी, लास्ट जो आपने वीडियो देखा था वहां मैंने बताया था कि अगर OH फ्री है तो आईआर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लेकिन अगर OH में H बॉन्डिंग है तो आईआर फ्रीक्वेंसी कम पर आएगी। मैंने कहा इसको अभी दिमाग में रख लेना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो ध्यान दीजिए H बॉन्डिंग की वजह से आईआर फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट होगा। जैसे देखिए मैं सिंपली यहाँ पे CH2OH बनाया, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH बनाया, दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे कोई H बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक H बॉन्डिंग कर रही हूँ, एक और एल्कोहल लेकर आ रही हूँ OHCH2, दो एल्कोहल के बीच में मैंने क्या कर दी? H बॉन्डिंग कर दी, H बॉन्डिंग, ठीक है, और यहां पर कोई H बॉन्ड नहीं है, तो क्या होगा? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा पर आएगी और किसकी फ्रीक्वेंसी कम पर आएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखो यहां पर कोई OH फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूं मैं, किसकी बात कर रही हूं? न्यू OH। देखिए क्या होगा कि इसमें तो सिंपली ग्रुप OH एज इट इज जैसा था, लेकिन यहां पे देखिए अगर OH की बात करें, यहां पे बन गया H बॉन्डिंग, ठीक है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों पोलर है, मतलब ये दोनों पोलर क्या? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसकी टेंडेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन को खींचने की होगी, ठीक है, H बॉन्डिंग है तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन इसको खींचेगा हाइड्रोजन को, तो ये जो OH है ये बॉन्ड ये खिंच जाएगा, लंबा हो जाएगा, जैसे देखिए अगर ये H बॉन्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर हो रही है O और H के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींचेगा, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींचेगा तो ये सारे बॉन्ड क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे, खींचेंगे, यानी कि लंबाई क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बंध लंबाई, क्योंकि ये खींचेगा तो ये बॉन्ड स्ट्रेच होगा, इधर वाली भी स्ट्रेच होगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और आपको पता ही है अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, यानी उसकी बंध की जो सामर्थ्य होती है, बंध की जो शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर बंध की शक्ति या बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो हमें इसको खींचना आसान हो जाएगा, ठीक है, और इसको खींचना आसान, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, इसका मतलब कम मेहनत की जरूरत है, और कम मेहनत की जरूरत है इसका मतलब क्या है? न्यू OH डिक्रीज्ड, यानी कि जब भी H बॉन्डिंग होगा OH जो भी है, अभी न्यू OH की बात कर रहे हैं, अगर H बॉन्डिंग होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कैसी हो जाएगी? डिक्रीज, यानी कि इसकी 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है और इसकी 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास है।
ठीक है, लगभग इतनी 3300 भी हो सकता है, 3450 भी कर सकते हैं, बट कम हो जाएगी। H बॉन्डिंग की वजह से IR फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? फील्ड इफेक्ट, फोर्थ है हमारा फील्ड इफेक्ट। इसको ऑर्थो इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर? अब देखिए, ये मैं दो एग्जांपल आपको सामने आपके बना रही हूं, CORCL, COR। क्लियर? अब देखिए, ये दो एग्जांपल है आपके सामने। यहां पे मैंने ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन लगाया, ऑर्थो पोजीशन में यहां पर कुछ भी नहीं है। इसके पास लोन पेयर होंगे, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी ये लोन पेयर, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसकी लोन पेयर को कोई भी हमारा रिपेल करने वाला, कोई भी प्रतिकर्षण करने वाला नहीं है, जबकि यहाँ पे रिपल्शन होगा। ये लोन पेयर्स के बीच में या एटम्स के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जो CO है वो घूम जाएगा एक तरह से। ठीक है, CO क्या होगा? घूम जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लेन के अंदर नहीं रहेगा, प्लेनरिटी डिमिनिश्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप एक चीज याद रखना, एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी प्लेनरिटी डिमिनिश्ड हो जाती है, प्लेनरिटी यानी कोई भी ग्रुप घूम जाता है, तो उसकी प्लेनरिटी का मतलब क्या होता है? तल में एक तरह से CO, ये यहाँ पे बैठा हुआ है CO। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है हमारी, ये मेरी बेंजीन है। ठीक है, ये COR ऐसे है, लेकिन घूम गया, ऐसे हो गया, घूम गया। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए ये बेंजीन है, ठीक है, और ये मेरा COR ग्रुप है, ये ग्रुप है CO। ठीक है, ये बेंजीन और ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये है ना, और ये हमारा COR ग्रुप है। अब क्या होगा? प्लेन के अंदर है, सारा का सारा प्लेन में चल रहा है, ये प्लेन में, उसी प्लेन में, जिस प्लेन में मेरा हाथ है उसी प्लेन में ये है, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ये घूम जाएगा ऐसे, रिपल्शन को कम करने के लिए। अभी ज्यादा रिपल्शन है, घूमने के बाद कम हो जाएगा, दूरी बढ़ गई देखो, तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब प्लेन में नहीं रहे, अब ये क्या हो गया? आउट ऑफ प्लेन चला गया। ठीक है, आउट ऑफ, ये तो प्लेन में था, देखो एक ही प्लेन में ये लो, लेकिन अब ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। अब आउट ऑफ प्लेन चला गया, जब भी कोई भी एटम आउट ऑफ या ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाता है तो उसके अंदर रेजोनेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, रेजोनेंस तभी होगा जब ग्रुप प्लेन के अंदर होगा, याद रखना इस बात को। रेजोनेंस तभी होगा जब ग्रुप क्या होगा? प्लेन के अंदर होगा। प्लेनरिटी खत्म हो गई क्योंकि घूम गया और ये प्लेनरिटी खत्म। ठीक है, अब प्लेनरिटी खत्म तो रेजोनेंस खत्म। ठीक है, प्लेनरिटी डिमिनिश्ड तो रेजोनेंस, या कह सकते हैं प्लेनरिटी डिमिनिश्ड तो रेजोनेंस भी क्या हो गया? डिमिनिश्ड हो गया। ठीक है, रेजोनेंस भी खत्म हो गया, फिनिश्ड भी कह सकते हैं, रेजोनेंस फिनिश्ड। प्लेनरिटी खत्म तो रेजोनेंस भी खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए रेजोनेंस खत्म हो गया तो क्या होगा? रेजोनेंस कैसे हुआ होगा? यहाँ पर ये लीजिए, ये बेंजीन बनाया मैंने, ये यहां गया होगा और ये यहां गया, यहाँ पे ये यहां गया और ये यहां गया, लेकिन इसके अंदर रेजोनेंस है ही नहीं। क्यों नहीं है रेजोनेंस? यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है यहाँ पर, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है क्योंकि घूम गया, प्लेनरिटी खत्म हो गई, रेजोनेंस खत्म हो गया। अब ये घूम गया तो देखो, मुझे बताओ CO, न्यू CO किसकी ज्यादा होगी? देखो इसमें तो फुल्ली रेजोनेंस है, तो ये आराम से यहाँ चला जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसके अंदर नहीं आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसकी न्यू CO इंक्रीज होगी और इसकी न्यू CO कम हो जाएगी, डिक्रीज। इसकी न्यू CO डिक्रीज ड्यू टू रेजोनेंस और इसकी न्यू CO इंक्रीज। आई बात समझ में? तो उसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो ग्रुप पे लगा हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है ग्रुप, इसको ऑर्थो इफेक्ट या फील्ड इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज तुमने देखा होगा हमेशा, सिस एल्कीन, सिस और ट्रांस, जो भी है सिस और ट्रांस। ठीक है, सिस क्या होते हैं? पास पास होते हैं, ट्रांस दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो सिस वाले की जो सिस वाले में रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, और सिस वाले में रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से न्यू CO इसकी ज्यादा आएगी, और ट्रांस वाला दूरी पर होगा, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा। ट्रांस वाला दूरी पर होने की वजह से उसकी न्यू CO क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, अगर ऑर्थो मेटा पैरा की बात करें तो ऑर्थो की भी क्या होगी? ऑर्थो में क्या होगा? वही सेम पोजीशन। ऑर्थो में क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो कोई ना कोई ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ प्लेन चले जाने की वजह से अगर रेजोनेंस हो रहा होगा वहां पर, रेजोनेंस फिनिश्ड हो जाएगा और उसकी न्यू CO क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में यहां तक? ठीक है,
अगर आपसे कोई पूछ ले कि सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर दोनों में से किसकी न्यूसीओ ज्यादा होती है, तो सिस वाला बताओगे कि ट्रांस वाला? सिस वाला पास में रहेगा तो रेजोनेंस फिनिश्ड हो जाएगा और न्यूसीओ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ट्रांस वाले का कम कराएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है एंगल स्ट्रेन। ठीक है, एंगल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है आप जानते हो, फर्स्ट ईयर में भी बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़कर आएगी, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं दो चीजें बनाती हूं ये, तो इसका बॉन्ड एंगल कम है और इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज्ड, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो एंगल स्ट्रेन डिक्रीज्ड। जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है उसमें तनाव कम होता है। देखो दूर दूर है ग्रुप तो ऑब्वियसली तनाव कम होगा, यहाँ पास पास है तो स्ट्रेन या तनाव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसका बॉन्ड एंगल कम है तो इसमें तनाव ज्यादा होगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा, ठीक है, और इसमें स्ट्रेन कम होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनकी न्यूसीओ को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी। देखिए अगर मान लीजिए बॉन्ड एंगल कम होता है, यहां से यहां तक जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है तो तनाव या स्ट्रेन क्या होगा, वैसे एंगल स्ट्रेन क्या होगा, इसका एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होगा, तनाव बढ़ रहा है क्योंकि बॉन्ड एंगल पास पास में आ गए तो तनाव, टेंशन बढ़ गई, तनाव बढ़ गया। अब जब तनाव बढ़ता है तो इसको खींचना मुश्किल हो जाता है एससीओ ग्रुप को, ठीक है। तो खींचना मुश्किल यानी कि हायर एनर्जी का मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, तो इसकी न्यूसीओ या ये कह सकते हैं कि इसकी हायर फ्रीक्वेंसी, हायर न्यूसीओ इंक्रीज्ड, ये हायर फ्रीक्वेंसी पे चला जाएगा। आई बात समझ में? तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो स्ट्रेन ज्यादा होगा और उसको खींचना मुश्किल हो जाएगा, तो एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हैं जो मैंने आपको समझा दिए जो हायर फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर आऊंगी जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में डिफरेंशिएट करो, ठीक है, या इस तरह के एस्टर वगैरह दे दिया। तो नेक्स्ट इसके वीडियो में हम लोग एग्जांपल